घटनाचक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइज हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। ये गाइस आप लोग अपने पेज नंबर पे देख पाएंगे, 114 से 136 तक पेज नंबर है। और वो ये जो सेगमेंट आप लोग जानेंगे यहाँ पे वही आपके आधारभूत विषय हैं इतिहास के अंतर्गत जो आप पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, उसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो गंगा का जो मैदान है वहाँ पे स्थित उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो मध्य देश कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद मध्य देश जिसको आधुनिक उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, ये कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल और महाजनपद स्थापित थे। आप महाजनपद काल में पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं 16 महाजनपद हैं, जिसकी पुष्टि कहीं ना कहीं अगंतुर निकाय से होती है, बौद्ध धर्म के साहित्य से होती है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि ये वही रीजन है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र, उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था, वो मध्य देश ही था। और उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण दिल्ली पटना के बीच उपजाऊ मैदान का भी हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है उत्तर भारत के इतिहास के अभिन्न संबंध में भी देखने को मिलता है। यानी उत्तर भारत का जो रीजन है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत से सारे आक्रमणकारी आते हैं और मगध जो कि कहीं ना कहीं पटना बिहार में अवस्थित है वो, और इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र अवस्थित है ये उपजाऊ वाला क्षेत्र भी है, गंगा मैदान वाला क्षेत्र भी है, मैदानी रीजन भी है। तो ये सारा इसमें सारा मामला रहा। देखिए उसके बाद जरा समझें कि प्राचीन काल के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या ध्यान रखने हैं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, मेरठ और सहारनपुर से मिलते हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक सेगमेंट पढ़ते हैं पाषाण युगीन संस्कृति, स्टोन एज कल्चर, ये टॉपिक पढ़ते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति, ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, आलमगीरपुर से मिल रहे हैं। और ये कहाँ आलमगीरपुर पड़ता है, मेरठ हिंडन नदी के पास। उसके बाद बड़ा गांव एवं हुलास, ये दोनों सहारनपुर में हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं ताम्र कांस्य संस्कृति के। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति की बात करें तो उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये इसके अवशेष इसके रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही पुरा पाषाण कालीन सभ्यता जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, बेलन घाटी, सोनभद्र, सिंगरौली घाटी और उसके बाद चंदौली घाटी, चकिया नामक पुरा स्थलों से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब बेलन नदी घाटी जो है इसके पुरास्थलों की खोज की बात करें, इसकी खुदाई की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे GR शर्मा, इनके निर्देशन में कराई गई। क्या नाम है, GR शर्मा, नाम ध्यान रखेंगे। बेलन घाटी के लोहंदा नाला, ये ध्यान रखेंगे जगह का नाम, बेलन घाटी कहाँ पड़ रहा है, इलाहाबाद। ठीक है जी, यहाँ के लोहंदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहंदा नाला से उत्तर प्रदेश के। अब देखिए जो पाषाण युगीन संस्कृति है ये अपने पत्थरों के द्वारा जो बनाए गए उपकरण हैं, उनके आकार प्रकार, उनके निर्माण टेक्निक, इसी के लिए कहीं ना कहीं वो जानी जा रही है। ठीक है, जिसमें आप लोग अध्ययन करते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां, इसी खंड के अंतर्गत सारे सेगमेंट आप लोग पढ़ते हैं। उसी को हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जान रहे हैं। अब देखिए पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण जो हैं क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हैं। कौन से पत्थरों से बने हैं, पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बने हैं। हम ये लोग देखते हैं कि जहाँ पे आप देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल
मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल सारे क्वार्टजाइट पत्थर से मिलते हैं, लेकिन क्रमिक विकास के दौरान हम देखेंगे क्वार्टजाइट पत्थरों के साथ साथ कहीं ना कहीं हाथी दांत, सींग, इन सब का भी प्रयोग किया गया है ना। देखिए इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, आग, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही मानव उच्च पुरा पाषाण काल में, मैंने क्या बोला, उच्च पुरा पाषाण काल में मानव की प्रजाति में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसको बोलते हैं होमो सैपियंस, नाम सुने होंगे आप लोग, वहां से अब कार्यक्रम बढ़ना शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल में जैसे ही व्यक्ति एंटर हुआ, एक जलवायु परिवर्तन वाली प्रक्रिया देखने को मिली, जहां पे कहीं ना कहीं अब पशुपालन भी शुरू हो गया है। पशुपालन शुरू हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं क्रमिक विकास के रूप में हम लोग कृषि का भी विकास देखते हैं, आग की खोज भी देखने को मिलती है ना। तो ये सारे पॉइंट, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भी मिले तो पहला पालतू पशु कौन रहा, मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु बनाया गया कुत्ता, ध्यान रखेंगे, डॉगी, है ना। और कई बार होता है परीक्षा में ये ऑप्शन ना मिले तो भेड़ बकरी, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, भेड़ बकरी को भी पालतू पशु बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्य पाषाणकालीन मानव जो है, मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष कहाँ से मिले, प्रतापगढ़ के सरायनहर से और महददा से। कहाँ है ये महददा और सरायनहर, ये आपका प्रतापगढ़ में है। ठीक है जी, उसके बाद सरायनहर राय से 14 शवाधान मिले हैं, 14 शवाधान मिले हैं, जिसमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है, और सरायनहर से 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं, ये यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रयागराज के मेजा तहसील से बात करें तो चौपानी मांडवपुरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, है ना, यहाँ से इसके भी स्थल के प्राप्त हुए हैं। अब जरा एक चीज समझिए कि जब मानव कहीं ना कहीं नवपाषाण काल में एंटर हुआ तो अब मानव उत्पादक, यानी जो पहले खाद्य संग्राहक था, अब मानव खाद्य उत्पादक बन गया, यानी कृषि का प्रारंभ देखने को मिला। और जब कृषि शुरू हुई, जब अनाज सामने आने लगा तो उसको रखने की समस्या सामने आई, तो उसके लिए मृदभांड यानी बर्तनों का निर्माण शुरू कर दिया गया। ठीक है जी, उसी क्रम में कहीं ना कहीं बर्तनों की कार्यक्रम सामने आया। अब उनको कैसे परिरक्षित कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ों को इसमें लाया गया। अब उत्तर प्रदेश के महददापुरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल, लोहड़े, गर्त चूल्हे, शवाधान, अस्थि आवास के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये लोकेशन ध्यान रखेंगे, महददा कहाँ पड़ता है, इस तरीके से दमदमा प्रतापगढ़ जिले में है। पुरा स्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहे हैं, गर्त चूल्हे तथा 41 शवाधान यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बात करें नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है, जहां पे लहुरा देव है। ठीक है जी, एक प्रश्न आता है गाइस कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आप आंसर लगाएंगे लहुरा देव। कहाँ मिला है, लहुरा देव। और कहाँ पड़ता है ये यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ पे, संत कबीर नगर में। ठीक है जी, अगर कृषि का साक्ष्य पूछा जा रहा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग हिट करेंगे मेहरगढ़। ठीक है जी, मेहरगढ़, यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और ये पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और यहाँ से कृषि के किस फसल के साक्ष्य मिले हैं, तो धान के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट यहाँ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, देखिए यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ है। ठीक है जी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो मैंने बात कही, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डी हवा है, और ये प्रयागराज जिले में बेला नदी घाटी के तट पर यह अवस्थित है। और यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। ठीक है जी, चलिए, यानी जो आप लोग इतिहास विषय पढ़े हैं उसी को रिलेट करके इससे कनेक्ट कर देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, यहाँ के उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार, हथियार, ये सब मिले हैं। आलमगीरपुर से बात करें तो हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं,
है ना। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को यहाँ पे प्रकट किया गया है। यहाँ से कपास उपजाने के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश यानी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनके नाम कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए कौशल महाजनपद की बात करें तो अवध क्षेत्र में स्थापित था ये कौशल महाजनपद, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी, जिसको अयोध्या बोल रहे हैं, और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद श्रावस्ती जिले में यहाँ पे ये अवस्थित है। शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में कौशल जो कि अवध का उल्लेख देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो कि आपका यजुर्वेद माफी चाहते हैं, जो कि आपका यजुर्वेद का एक ग्रंथ है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है जी, एक ब्राह्मण ग्रंथ आप कह सकते हैं। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए कौशल महाजनपद, ये हो गया, इसमें अवध क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी आप देख पाए हैं, है ना। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक अवस्थित है, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर इसकी राजधानी है। ये मैप हो सकता है आपको विजिबल ना हो, ध्यान से देखिएगा, आपके बुकलेट में होगा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, जिसको मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है, यानी यहाँ से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ आप मेरठ हो गया, अब आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल है, हस्तिनापुर, ये इस तरीके से आप लोगों को एक बार इसको भी रिकॉल कर लेना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अगला देखिए पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में अवस्थित है। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरी भाग की राजधानी है अहिच्छित्र, है ना, दक्षिणी भाग की राजधानी है काम्पिल्य, है ना। ये कुछ ऐसे महाजनपद हैं जो 16 महाजनपद के अलावा महाजनपद देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, लेकिन बौद्ध महात्मा बुद्ध के संबंध में यानी उनके समकालीन आप देखें तो ये सारे क्षेत्र भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्तमान जो मथुरा है, समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी यहाँ पे मथुरा थी, सूरसेन महाजनपद। और वत्स महाजनपद जो कि प्रयागराज के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी कौसम है, यानी वर्तमान में कौशाम्बी हम लोग कहते हैं। और दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी यहाँ पे हुई, और इस काल में कौशाम्बी की जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे प्राप्त किया गया है। इसे आद नागरी स्थल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आद नगरीय स्थल भी कहते हैं। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था, और इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ के काफी क्षति यहाँ पे पहुंचाई थी। नाम ध्यान रखें, फैक्चुअल पॉइंट है ये सारे। अगला देखिए यहाँ पे मल महाजनपद देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। ये फैक्चुअल पॉइंट आते हैं। और पावा, जिसको कसिया पावा यानी पडरौना बोल रहे हैं, ये थी यहाँ पे, ठीक है। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी हमें दिव्यवादान, दीघ निकाय, कनिष्क के सिक्के, फाहयान एवं हेनसांग की यात्रा के विवरणों से मिलती है। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ पे? कुशीनगर पे। कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध यानी जिसको महात्मा बुद्ध बोलते हैं, इनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण किसको बोलता है, किसको कहा जाता है? यानी यहाँ पे इनकी ये मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहा है, महापरिनिर्वाण, ठीक है जी। 80 वर्ष की अवस्था में ऐसा बताया जाता है कि इनके शिष्य थे, उन्होंने इनको कोई बोलता है शूकर का मांस यानी सुअर का मांस खिलाया, कोई बोलता है सूकर यानी जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप खाते होंगे मशरूम, है ना, उसको कहा जाता है। तो ऐसा बताते हैं वो इन्होंने खाया, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और कुछ समय बाद इनका निधन हो गया। तो कुछ ऐसा बताते हैं, है ना, वही चीज़। अगला देखिए इसमें कालसी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड है, अशोक का 14वां शिलालेख यहाँ से प्राप्त होता है। 14वां शिलालेख। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखें, अगर विश्व के शिलालेखों की बात करें तो बोगज कोई सबसे पुराना अभिलेख है, और भारत में सबसे पुराना अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। यानी अशोक के टाइम से ही अभिलेखों की यानी शिलालेखों की प्रक्रिया शुरू हो गई, जहाँ पे वो अपने इन अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे बताते हैं जनता हमारी संतान है, ये हमें इस तरीके के कार्य करने चाहिए, कई सारे पॉइंट, है ना। तो इस तरीके के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी भी मिलती है, जो तृतीय शताब्दी
ईसा शासक शील वर्मन इनके अश्वमेध यज्ञ स्थल का भी साक्ष्य यहाँ पे प्रमाणित करता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन जो है उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ और इसी कारण उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग बात करें इसके अंतर्गत, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए और इसलिए बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही इनका जन्म हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और मृत्यु भी इसी दिन हो रही है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल जो है कौशल राज्य में व्यतीत किए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कौशल में। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यहाँ से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो अगंतुर निकाय है, जहाँ पे 16 महाजनपदों की पुष्टि होती है और यहीं से आपको अधिकांश प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, चेदी महाजनपद की राजधानी जो है शुक्तिमती या शोक्तिमती कहा जाता है, ये बांदा के समीप थी। ठीक है, अयोध्या अभिलेख की बात करें तो अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र जो कि शुंग शासक हैं, यहाँ पे अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का यहाँ पे देखने को मिलता है और इससे पता चलता है कि जो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे करवाए थे, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पे उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल जो है अतरंजी खेड़ा यानी जो एटा जिले में स्थित है से गौरिक मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, ये परंपरा। देखिए अभी जो ईयर दिए हैं इनको लेके ज़्यादा तनाव नहीं लेना है आप लोगों को, है ना। अभी जो ईयर दिए हैं बस आपके रेफरेंस के लिए आप ध्यान रखें कि अच्छा इस कालखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जैसे आपसे दिया हुआ है ईसा पूर्व, कई बार दे देता है ईसवी, इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 1450 से 1200 ईसा पूर्व चित्रित धूसर पात्र परंपरा, ये 1200 से 600 ईसा पूर्व। उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा यहाँ पे और संस्कृतियों के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखिए अयोध्या का प्राचीन नाम, ये कई बार आपके पास देखने को मिलता है एग्जाम में, अयाजसा। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया, अयोध्या में करवाया इसका, है ना। उसके बाद जैन ग्रंथों के अनुसार बात करें तो आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या ही रही है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस्मा। अब इसके संदर्भ में और क्या क्या पॉइंट है वो समझें आप लोग। अहिछत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के जो है 200 से 300 ईस्वी प्राप्त हुए हैं और अहिछत्र के शासक अत्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और अहिछत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति भी यहाँ पे प्राप्त होती है, यमुना की, है ना। और प्राचीन काल में कन्नौज ये कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ से पहली बस्ती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। पौलिसदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक के यहाँ पे अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, आइए अब जरा इसमें समझिए कि पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन जो रहे, इनके काल में 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर जो महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था, यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। क्या बताया गया है? महोदय। ठीक है, वहीं पे कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों, राष्ट्रकूटों इनके मध्य दीर्घकालिक त्रिकोणीय संघर्ष भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पे शासन भी किया है और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, बौद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा के सामने जो है शाक्य गणराज्य की राजधानी यहाँ पे उस समय हुआ करती थी। ठीक है, कपिल ऋषि के वास स्थान पे इस स्थल का नाम कपिलवस्तु देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें, ये श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल भी रहा है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए काम्पिल्य जो कि बदायूं एवं फर्रुखाबाद के मध्य अवस्थित है। प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र, ये प्रसिद्ध केंद्र रहा भी है। और अहरौरा जो कि मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त होता है। और सारनाथ जो कि वाराणसी में, ध्यान रखेंगे अधिकांश बच्चे, ये प्रश्न कई बार आया है, सिंपल सा प्रश्न है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? वाराणसी, ध्यान रखिएगा।
एवं कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के समीप है, यहाँ से लघु स्तंभ लेख मिलते हैं अशोक के। अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश भी यहाँ पे दिखाई देता है। प्रयाग स्तंभ की बात करें तो अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक के अभिलेख से संबंधित है, जो जहाँ पे बताया गया कि अशोक की रानी ये रही हैं करुवाकी। बाकी अन्य रानियों का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है ना। अगला पॉइंट देखें, सहगौरा ताम्रलेख, ये गोरखपुर में है। मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है और इस ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति जनता को अनाज के वितरण के संदर्भ में यहाँ पे किया जाता था। अब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल के ऊपर बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये जैसे आप लोग पढ़ते हैं गाइस पाषाण युगीन संस्कृति, फिर आप लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप पढ़ते हैं वैदिक काल, वैदिक एज। उसके बाद उत्तर मतलब अगर बात करें कि जो आपका भारत है उसके संदर्भ में जो स्थितियां रही, जैसे महाजनपद काल की स्थिति, धार्मिक स्थिति में हम लोग देखते हैं जहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म इनका उद्गम हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है जी, जो क्रम मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखें। अगला पॉइंट आपके सामने है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर आपके भगवान अभिनंदन नाथ और पंचम तीर्थंकर भगवान समतीनाथ और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर हैं जिनका जन्म कहाँ हो रहा है? अयोध्या में हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सप्तम तीर्थंकर जो है भगवान सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, इनका जन्मस्थल काशी वाराणसी में था। ठीक है, कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभौसा 6ठे तीर्थंकर जो कि भगवान पद्म प्रभु से संबंधित थे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, वहीं पे श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ और विख्यात सोमनाथ मंदिर से भी यहाँ पे स्थलीय प्रसिद्ध है। देवताओं के किले की बात करें तो इसके रूप में विख्यात है प्राचीन जैन मूर्तियाँ, शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है ना ये चीज़। महोबा की बात करें तो गोखर पहाड़ है, चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु ये विख्यात देखने को मिलता है ना। कंकड़ी की बात करें तो देवरिया 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ, जिसे पुष्पदंत का निवास स्थल कहा जा रहा है, ये इसके अंतर्गत है। वहीं पे बात करें प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख भी मिलता है। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। काशी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिल रहा है? अथर्ववेद, जो कि अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद जिसमें आपको ध्यान रखना है जादू, टोना टोटका, वशीकरण, किसी को वश में करना, किसी के रोगों को दूर करने के लिए मंत्रों का संकलन, सब अथर्ववेद में दिया गया है, जो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखित है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अंतिम चौथा वेद है ना। महाभारत के अनुसार अगर बात करें तो इस नगर की स्थापना काशी की यानी दिवोदास ने की थी और काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। एटा जिले की बात करें तो कंटीगरा गांव से ईसा पूर्व 200 से 600 ईसा पूर्व काल में यहाँ से उपखंड प्राप्त होते हैं एटा जिले में। जबकि गढ़वा जिले की बात करें तो जो कि प्रयागराज में है, कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख की बात करें तो जो कि गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ एक स्कंदगुप्त के साथ युद्ध हुआ है, उसका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब इसमें समझिए 194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद कन्नौज का शासक थे उस समय, उनको पराजित किया। ठीक है, देवगढ़ की बात करें तो ललितपुर जिला है, यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक है, वहीं पे दशावतार मंदिर की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण भी देखने को आता है। ठीक है जी, जो बुक आप लोग लिए हैं और जो विषय आप लोग पढ़ रहे हैं इतिहास विषय, उससे आपको उत्तर प्रदेश को रिलेट कर देना है। ऐसा ना हो कि इसके आप अलग नोट्स बना रहे हो,
जो पढ़े हैं उसी को रिलेट कर दीजिए। अगर आप लोग यूपीपीसीएस की परीक्षा टारगेट कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपको हेल्पफुल रहेगा। किसी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेन विषय तो आपका इतिहास है ही है, उसको पढ़ ही रहे हैं आप लोग, है ना। आइए, यहाँ पे अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप होता था और उसके विपरीत इसमें 4 मंडप देखने को मिलते हैं। और हर्षवर्धन जो है प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद और इसका भी आयोजन इसके अंतर्गत करता था। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। तो इसमें देखिए हम लोगों ने जैसे समझा कि हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष जो है प्रयाग में महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करते थे। कौन? हर्षवर्धन। तो जो हर्षवर्धन टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं इतिहास में, वहां से इसको रिलेट कर लीजिएगा। अगला देखिए, इसमें हर्षवर्धन के टाइम की बात करें तो इन्होंने 628 ईस्वी का ताम्र दान पत्र लेख इनका कहाँ से मिलता है? बांसखेड़ा से प्राप्त होता है। और जो कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना और सैनिक अभियानों, इन सब का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है बांसखेड़ा अभिलेख से। ठीक है जी। उसके बाद इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अक्षेत्र भुक्ति, जिसमें मरकट सागर गांव और कर मुक्त करने के दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख भी यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर ध्यान रखेंगे, जो कि कानपुर नगर में अवस्थित है। कला एवं संस्कृति में हम लोग मंदिरों के स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वहां से हम लोग इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ईंटों से बनवाया गया है। भीतर गांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। ठीक है जी, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है और इसकी विशेषता है कि शिखर का होना इसकी विशेषता है। ऊंचा चबूतरा है और ये निर्मित इसके अंतर्गत किया गया है और इसकी छत पर एक पिरामिड आकार भी दिया गया है। ठीक है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी की बात करें कुषाण के संदर्भ में, तो मथुरा यहाँ की राजधानी रही है। इसको आप लोग उससे रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ से कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, काफी मात्रा में मिले हैं। और समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त है ना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जा रहा है, ये मथुरा के शासक गणपति नाग को ये पराजित करते हैं। और मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त ही है। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जा रहा है, जरा उसके पीछे समझें। नेपोलियन का उद्देश्य भी था विश्व विजेता बनना, है ना। यूरोप में कई क्षेत्रों को जीतते हुए जब वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ अग्रसर हुए और वहीं पर अंततः उनका पतन हो गया। और लेकिन ये त्रुटि कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त ने नहीं कही। लगभग पूरे भारत में इन्होंने विस्तार किया, पूरे भारत में इनका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है जी। मथुरा शाटक की बात करें तो वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो है वह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र भी बना और यहाँ बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा भी उद्भव विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। संभवतः मथुरा कला शैली जो है ये बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित यहाँ पे देखने को मिलती है मथुरा कला शैली से। देखिए यहाँ पे एक लोग आप पढ़ते हैं गांधार शैली। क्या पढ़ते हैं? गांधार शैली। ठीक है जी, गांधार शैली। उसके बाद मथुरा कला शैली, अमरावती शैली, ये सब मूर्ति कला से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मूर्ति कला से संबंधित है। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पीसीएस स्तर पे पूछा जा चुका है। ठीक है जी, इवन वनडे में भी आ सकता है, आया हुआ है। तो गांधार, मथुरा, ये सब शैलियाँ मूर्ति कला की हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर उनको लूट लिया। उसके बाद 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो निर्मित था उसको नष्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद राजघाट की बात करें जो कि वाराणसी के समीप है, उत्तरी काले पौलिसदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ, इनके केंद्र में ये स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु यहाँ पे था ये। और यहाँ के जो साहूकार रहे, अनाथ पिंडक जो थे, ये जेतवन महाविहार बौद्धों को भी यहाँ पे अनुदान दिया था। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं मखालीपुत्र गोशाल, ये इनकी जन्मभूमि श्रावस्ती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। श्रावस्ती के कनिष्क 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख देखने को मिलते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है। महाजनपद युग की बात करें तो इसमें संकिसा जो कि फर्रुखाबाद के समीप है, यहाँ पे पांचाल जनपद में ये इसका प्रमुख नगर था, है ना। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या को अनुमति दी और प्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की सौतेली माता जो थी, ये दीक्षा पाने वाली पहली रही।
अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध के जो संघ था उसमें स्त्रियों की एंट्री के लिए किसने उनको कहा कि भाई महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए? तो इनके एक शिष्य थे आनंद, नाम ध्यान रखेंगे। आनंद के कहने पर महिलाओं में, संघ में महिलाओं की एंट्री यानी उनका प्रवेश इन्होंने अलाउ किया, और उसमें शामिल होने वाली पहली जो महिला थी, जो उनकी सौतेली माता, जो मौसी भी कहा जाता था, वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है जी। उसके बाद संकिसा से बात करें तो स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी यहाँ से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन मिगदाव, जो कि ऋषिपत्तन मिगदाव के नाम से प्रसिद्ध था, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन यहाँ पे किया, यानी पहला उपदेश सारनाथ में यहाँ पे दिया। ठीक है जी, पहला उपदेश। जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ एक ऋषि कौंडिन्य थे, उनके साथ 5 लोग और थे, टोटल मिला के 6 लोग। और जब इनकी तपस्या सफल नहीं हो पाई तो सुजाता नामक महिला ने इनको दूध चावल खिलाए। उसके बाद जब ये गए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद पहला उपदेश सारनाथ में जाके उन्हीं 6 लोगों को दिया। वहाँ पे आज इनकी प्रतिमा भी बनी हुई है कि वो उपदेश दे रहे हैं और 6 लोग उनके सामने बैठे हुए हैं, इस तरीके से, है ना। तो वही चीज़, अशोक ने सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया और इसी सिंह शीर्ष स्तंभ के शीर्ष को स्वतंत्र भारत में राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, अशोक के सारनाथ से। ठीक है जी। उसके बाद सोहगोरा, जो कि गोरखपुर जिले में अवस्थित है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभान संस्कृति के अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं, और यहीं से मौर्योत्तरकालीन और कुषाणकालीन सिक्के भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। हस्तिनापुर की बात करें तो मेरठ जिले में जो अवस्थित है हस्तिनापुर, यहाँ से ऊपरी गंगा घाटी संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी भी यहाँ से मिलती है, और यहाँ से मृदभान संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक यहाँ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है। हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तरकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के और योधेयों की मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। अब हड़प्पा युगीन की बात करें तो अवशेष हुलास से मिले हैं। इसके अवशेष कहाँ से मिले? हुलास। और हुलास खेड़ा से कुषाण काल के गुप्त काल तक भौतिक अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकास व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी की आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के, ये सब मिलते हैं। ठीक है। तो पूरा इतिहास तो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, है ना। उसके बाद यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष मतलब टूटे फूटे खंडर, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि, उत्कीर्ण जो मोहरें हैं, हाथी दांत की कंघी और मोहरें छापे यहाँ से प्राप्त होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकाल के संदर्भ में। मध्यकाल, जहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आप लोग पढ़ते हैं तो जब आप पढ़ते हैं इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, फिर वहीं से अरब, यूनान, ईरान, इन सब के आक्रमण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ईरानी आक्रमण आप लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल के बाद ही, जब वहाँ पे पहला ईरान और यूनान आक्रमण देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं मध्यकाल में, वहाँ से उनका आगमन भी शुरू हो जाता है ना। अब जरा समझिए यहाँ पे कि 831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी यहाँ पे स्थापित की, और चंदेलों का राज्य जिजाज मुक्ति, है ना, जिसको जुजौती के नाम से भी जाना जाता है, ये सब चर्चित रहा। मध्यकाल में राजस्थान और दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व भी यहाँ देखने को मिलता है। मुगल काल में बात करें तो आगरा जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुगल काल ने नील की खेती यहाँ पे की जाती थी। वही नील जो आप लोग देखते हैं कपड़े वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। आगरा यमुना नदी के तट पर यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक कहीं ना कहीं एक सोने की जंजीर लगवाई थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस जंजीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था। न्याय की जंजीर की संज्ञा दी गई, यानी अगर किसी भी प्रजा को कोई असुविधा है, जाके उस जंजीर को जोर से हिलाएगा तो 1 घंटा लगा होता था, जो टन टन करके बजता था, यानी उनको ये पता चल जाता था कि कोई न्याय की गुहार कर रहा है ना। और न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह की न्याय की गुहार कर सकता था। ठीक है। आगरा में स्थित मुस्सम बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती हैं, और आगरा में मीना बाजार लगता था, और इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिले थे। ठीक है जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कहा, किसको बनाया? आगरा को। आगरा के किले की बात करें, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया, और नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाद-उद-दौला का मकबरा भी बनाया। नूरजहां, है ना, मुमताज महल के नाम से जिनको जानते हैं, इनकी माता जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं गुलाब से इत्र निकालने की भी विधि को इन्होंने सामने लाए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मुगल वंश के बारे में बात हो रही है, तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि इनका क्रम याद रखें आप लोग। पहला पॉइंट बाबर, उसके बाद हुमायूं। ठीक है जी, इनका क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद
अकबर, उसके बाद जहांगीर, ठीक है जी, उसके बाद शाहजहां, और इसके बाद औरंगजेब। ये टॉप 6 तो आप लोग एटलीस्ट ध्यान रखें, टॉप 5 औरंगजेब, ठीक है जी। ये क्रम आप लोग ध्यान रखें कि पहले बाबर हैं, उनके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये क्रम आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद, ये स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के यहाँ के प्रतीक हैं। यूरोपियन यात्रियों रॉल्फ फिंच और बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा भी यहाँ पे की है। सल्तनत काल की बात करें तो कड़ा, जो कि प्रयागराज के निकट पश्चिम गंगा तट पर अवस्थित है, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ठीक है। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान भी संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पे करवाई और कड़ा नामक स्थान पर यहाँ पे करवा दी। एटा जनपद की बात करें तो स्वर्गदारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे करी, और संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा, जो कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित थी, यहीं पे। पूर्व मध्य काल में कालिंजर बांदा जिले में है, बांदा जिले में, यहीं पे राजपूतों का यहाँ पे शासन भी देखने को मिलता है। कालिंजर किले के अभियान में ही ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। एक उक्का नामक अभियान चला रहे थे, एक यंत्र चला रहे थे जिससे उस किले को ध्वस्त किया जा सके, लेकिन वो टकरा के वापस आया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की। उनका भी एक अलग इतिहास रहा है, वो आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 12वीं शताब्दी की बात करें तो 12वीं शताब्दी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों, इन सब के आक्रमण से ये प्रभावित रहा, और भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल, जो कि वर्तमान में अलीगढ़ में है, राजपूतों का प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोइल पर अधिकार स्थापित किया, और सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल स्थानीय शासक ईसा खां, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यानी पूरा मध्यकालीन भारत युद्ध आक्रमण से देखने को मिलता है, पूरा घिरा हुआ है ना। कई बार कन्फ्यूजन आती है कि इनको कैसे याद करें, इतने सारे युद्ध हैं, इतनी सारी घटनाक्रम है। तो यहाँ पे आवश्यक है कि आप इसका क्रमिक अध्ययन कीजिए। इतिहास जो कि खुद कहता है अपने आप में कि इतिहास किसी भी घटनाक्रम का क्रमिक अध्ययन, यानी बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन, ठीक है जी। वर्तमान के प्रकाश में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, ये इतिहास की डेफिनेशन अगर आप लोग समझ पाएं तो उसका क्रमिक अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें, सारी गुत्थियां आपकी सुलझती चली जाएंगी और विषय आपके लिए इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगा। ये कार्यक्रम जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1023 ईस्वी में बात करें तो महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदक्रांत यहाँ पे किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमादिदेव, जो कि 1202 ईस्वी में कालिंजर यहाँ पे इनको पराजित किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ये बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर अभियान मैंने अभी आपको बताया, उक्का नामक यंत्र चला रहे थे, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा यंत्र चला रहे थे? उक्का नामक यंत्र, या आप कह सकते हैं उक्का नामक अस्त्र चला रहे थे। एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र होता है जो पास रख के चलाया जाता है, जैसे बंदूक हो गई, पास रख के चला रहे हैं। अस्त्र हो गया जो फेंक के चलाया जाता है, जैसे भाला, कोई भी बारूद, कोई भी बम फेंकना है, इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट अकबर की बात करें तो 1569 में कालिंजर के शासक थे उस समय रामचंद्र, इनको पराजित किया और यहाँ पे आधिपत्य स्थापित कर लिया। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी, जो कि जालौन जिला था उस समय, दिल्ली सल्तनत का अंग यहाँ पे इसको बना लिया, ठीक है जी। वहीं पे अकबर के नवरत्नों की बात करें तो इसमें शामिल है बीरबल, जो कि कालपी यानी जालौन जिले के संबंध में रखते थे, और बीरबल का रंग महल था। यहाँ पे मुगलकालीन टकसाल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। बीरबल जो कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति बताए जाते हैं, इनके बारे में आपको एक चीज़ बताएं, उससे अवगत रहें। एक बार अकबर बीरबल से नाराज हुए, नाखुश हुए, और उन्होंने मृत्युदंड की उन्हें सजा दे दी, और बीरबल से पूछा कि आप हमारे प्रिय रहे थे, आप मुझे ये बताइए कौन सी मृत्यु लेना पसंद करेंगे आपको वही मृत्यु दी जाएगी। तो बीरबल जो कि ज्ञानवान है, उन्होंने कहा मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए, आप मुझे बुढ़ापे की मृत्यु प्रदान करें। तो वो अपने आप को बचा भी ले गए और बुढ़ापे की मृत्यु लेके उनको जीवन दान दे दिया गया। हालांकि अंत में आगे चल के बीरबल की हत्या भी हो जाती है, उसको देखेंगे। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुआ फतेहपुर के युद्ध में शाह सूजा को पराजित किया, और उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पर निर्णायक सफलता प्रतीत होता है ना। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनके समय में गढ़कुंडार का चंदेल शासक जो है वो परमाल था यहाँ पे इस समय, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करें, सुल्तान बलबन जो थे, इनके समय में गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया, जो कि 1531 तक इनकी राजधानी भी रहा है, ठीक है जी।
14वीं शताब्दी में बात करें तो चुनार पर चंदेलों का शासन यहाँ पे स्थापित रहा। मुगल सम्राट बाबर जो थे इन्होंने चुनार पर अधिकार स्थापित किया। शेरशाह सूरी की बात करें तो दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी भी की, परंतु शेरशाह सूरी ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को काफ़ी परेशान किया और हुमायूं जिसके चलते कभी यहाँ जा रहे हैं, मतलब निर्वासन की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं, और अंत में हुमायूं का 3 पन्ना नामक जो उनका पुस्तकालय था वहीं से गिर के उनकी मृत्यु भी हो गई। तो एक स्टेटमेंट आता है कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते भी मर गया। किसके बारे में स्टेटमेंट आता है? तो हुमायूं के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है 1358 से 59 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना यहाँ पे कर रहे हैं। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में यहाँ पे स्थापना कर दी गई। ठीक है जी। उसके बाद देखिए 1613 ईस्वी में ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला थे जिन्होंने झांसी की स्थापना की। बीर सिंह बुंदेला झांसी की स्थापना कर रहे हैं। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को यहाँ पे सौंप दिया। अब उनकी देखरेख में कार्यक्रम चल रहा है। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, है ना, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की। इनके बारे में कहा जाता है कि अनेक सोई हुई महिलाओं में ये अकेली मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन जन्म पूछ रहे तो वाराणसी इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। आइए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आज भी यहाँ पे विद्यमान है। और बादशाह अकबर की बात करें तो प्रयाग की पुनर्स्थापना करी इन्होंने, जिसको इलाहाबाद नाम दिया, यानी अल्लाह के द्वारा किया गया आबाद शहर इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में अब प्रयागराज कर दिया गया है ना। यहाँ के किले की बात करें तो इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया। ठीक है, अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि कहा जाता है ना। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सलीम रखा, है ना, जिसका जहांगीर के नाम से जानते हैं, शेखों के नाम से भी बुलाते थे, वही सारी चीज़ें। अगला देखिए सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से जाने जा रहे हैं। इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ। खानकाह होता है जो सूफी संत होते हैं उनके रहने की जगह, खानकाह के नाम से जान रहे हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, उसके बाद जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, है ना, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल, ये आदि कई सारे वहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और सल्तनत काल में बात करें तो बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है इक्तदार था कहाँ का? बदायूं का। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं पे बात करें सूफी संत के बारे में तो शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं का संबंध बदायूं से यहाँ पे देखने को मिलता है। निजामुद्दीन औलिया, ऐसा बताते हैं निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य रहे अमीर खुसरो। जिस दिन निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ उसी दिन इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए अमीर खुसरो ने। दोनों की दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ठीक सामने अमीर खुसरो की दरगाह है ना। इनके प्रिय शिष्यों में से माने जाते हैं निजामुद्दीन औलिया। बदायूं जो है वो दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र रहा था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, ये बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। ठीक है जी। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था, यहाँ पे लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने 1856 में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में यहाँ पे मिला लिया। लखनऊ की बात करें तो कथक नृत्य का केंद्र था ये, और यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, उसके बाद छतर मंजिल, ये सब यहाँ पे प्रमुख हैं। देखिए कथक की बात करें तो कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप कला एवं संस्कृति में पढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कथक, असम में बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में ओडिसी, है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आएंगे तो कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, है ना, कथकली और यहाँ पे देखेंगे मोहिनीअट्टम ये केरल है, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु है। जो मैंने नाम बोले हैं इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। 1857 ईस्वी में महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल लखनऊ में अंग्रेजों के संघर्ष यहाँ पे किया इन्होंने, और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता थे
बदन सिंह, इन्होंने सूरजमल ने अपने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा यहाँ पे इन्होंने घोषित किया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो अशोक स्तंभ मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है जहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके सामने आते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। किसके समय? नवाब आसफुद्दौला के समय। ठीक है जी। संभल जो है सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र जो है हुमायूं ने अपने बड़े भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। ठीक है जी, ताकि जो भाई हैं उनमें आपसी मतभेद ना हो, लेकिन फिर भी मतभेद हुआ। आइए 29 मई 1658 की बात करें तो सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हुई और औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना यहां से सामने आई। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया, मुराद को छल से बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह यहाँ पे घोषित कर दिया, जिसको सामूगढ़ का युद्ध बोलते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध भी बोलते हैं। दारा शिकोह नाम सुना होगा, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य ये युद्ध हो रहा है और औरंगजेब जो कहीं ना कहीं इस युद्ध में विजेता हो रहा है और अंत में अपने पिता शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दे रहा है। संभल में बात करें तो मुगल बादशाह बाबर, इन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया संभल में। ठीक है। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर जो है इन्होंने अपना मकबरा बनवाया, सिकंदरा में इनका मकबरा है। 1663 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया, इसके काम को। अब हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। ठीक है जी, उत्तर मध्यकाल। अब यहाँ पे जरा समझिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और यहीं से कहीं ना कहीं मुगल काल, मुगल वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि वो ताकतवर शासक नहीं आ पाए जो इस दौरान तक थे, औरंगजेब तक थे। 1757 में प्लासी का युद्ध जब हुआ तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य यहाँ पे स्थापित हो चुके थे, जिसमें आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, मेरठ बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का यहाँ पे राज्य देखने को मिलता है और दोआब क्षेत्र में रोहिलों के अंतर्गत रोहिलखंड का राज्य स्थापित होता है और फर्रुखाबाद के बंगश पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब राज्य यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थापित होता है। ठीक है जी। अवध में देखें, अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का राज्य यहाँ पे स्थापित होता है। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों, जाटों, राजपूतों की पराजय के साथ बक्सर के युद्ध 1764 कब हो रहा है? 22 अक्टूबर 1764, डेट याद होनी चाहिए बक्सर के युद्ध की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब थे मीर कासिम और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है जी, इनको पराजय कर भारत का भाग्य इन्होंने यहाँ पे फाइनली निर्धारित कर दिया। ठीक है। और 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की संधि। ठीक है जी। 1765 में 1772 तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे और 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा दिए गए। आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क ये है कि इलाहाबाद की संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीसीएस लेवल का प्रश्न है। कहीं से भी वर्कआउट कीजिए, सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, कमेंट करके बताइएगा इलाहाबाद की संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। 1774 ईस्वी में अंग्रेजों ने रोहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर, जिसको मीरापुर कटरा के नाम से जानते हैं, इसको पराजित किया और रोहिलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया गया। 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला ये अवध का नवाब बन रहा है और आसफुद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि करी 1775 में और बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को फाइनली सौंप दिया। ठीक है। और इसी संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की भी गारंटी ली। ठीक है। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का भी निर्माण करवाया। किसने? आसफुद्दौला मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कर रहे हैं। बनारस के राजा थे चेतन सिंह, इन्होंने 1780 में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया, है ना। उसके बाद फलस्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने राजा चेतन सिंह को हटाकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया, क्योंकि अधिक मांग की जा रही थी, जिसके चलते वो उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। 1797 ईस्वी में आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात सादत अली जो है 1798 में अवध के नवाब बने और उसने क्या किया, इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले प्रतिवर्ष 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का भी वचन दिया 1801 ईस्वी में। 76 लाख उस समय आप समझिए कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी, है कि नहीं है। आइए 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पे अधिकार कर लिया। ठीक है। वहीं पर 1808 में अवध के नवाब थे सादत अली,
इनकी सुरक्षा की गारंटी के बदले गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा इन क्षेत्र को अंग्रेजों को देना पड़ा। और 1836 में इस प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया और इस समय इस प्रांत में दिल्ली और अजमेर ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 1857 का विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 1857 का विद्रोह। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कई क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं और यहाँ से अधिकांश प्रश्न एग्जाम में देखने को आते हैं। ठीक है जी। 1857 का विद्रोह जो टॉपिक आप लोग तैयार किए होंगे उसमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप चीजों को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे देखिए 1857 ईस्वी में उत्तरी भारत की जनता, जमींदार, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह कर दिया और जिसमें वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी इसको। ठीक है जी। 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर में 19वीं देशी सैनिक टुकड़ी ने क्या किया, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इसको इनकार कर दिया और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। होता क्या है, यही एक कारण नहीं था, ये तत्कालीन कारण था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करवाया जा रहा है, लेकिन इसकी जड़ें, इसका बारूद तो पहले से ही जमा हो रहा था। जहाँ पे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ लाई गई, भू राजस्व नीति लाई गई, जिसके चलते भारतीय हताहत था, परेशान था, नाखुश था, असंतुष्ट था, जिसके चलते बारूद का काम किया, उसमें माचिस की तिल्ली लगाने का काम किया। उसके तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस, है ना। कई सारे कारण देखने को मिलते हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, प्रशासनिक हैं, कई सारे कारण से भारतीय असंतुष्ट थे। कलकत्ता के निकट की बात करें तो स्थित बैरकपुर है। 34वीं देशी सैनिक छावनी थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। ये 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट हेनरी बाग का गोली मार के हत्या कर दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। देखिए कितना तेजी से काम किया इन्होंने, इतने समय इन्होंने इनकी हत्या की और 3 अप्रैल अगले महीने में इनको फांसी भी दे दी गई। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के लिए नए प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से विरोध किया था और इन कारतूसों पर प्रयोग करते समय इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों की धारणा यहाँ पे व्याप्त थी और इन कारतूसों को खोलने के लिए सुअर एवं गाय की चर्बी यहाँ पे लगाई गई, जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के लिए अपवित्र है, ऐसा माना जाता है ना, जानते ही हैं। और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी सेना नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया और जिससे क्रुद्ध होकर जो है अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा दी और परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बहुत व्यापक स्तर पर विद्रोह था गाइस। इसके लिए मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ, आप एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकते हैं मंगल पांडे, जहाँ से आपको काफ़ी कहानी स्पष्ट होगी क्या मामला था और जो आप पढ़ रहे हैं उसको भी उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। आइए उसके बाद देखिए 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके भारत के अंतिम मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई और इनको भारत का बादशाह घोषित किया। उसके बाद विद्रोही सैनिकों ने तो जैसे कि आप लोग जान पाए कि इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। और मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के लिए नए प्रकार के जो कारतूस, चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका विरोध किया और जिसके चलते इन कारतूसों का प्रयोग करते समय इनको मुंह से खोलना पड़ता था और जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए ये एक धारणा का मतलब जो धारणा व्याप्त हो गई कि कारतूस को खोलने के लिए सुअर और गाय के चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र माना जाता है ना। उसके बाद अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया और जिसके क्रोध में अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा दी। बहुत व्यापक स्तर पर यह विद्रोह देखने को मिलता है और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किया और भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे उस समय बहादुर शाह द्वितीय, इनको भारत का बादशाह घोषित कर दिया कि अब आपके नेतृत्व में यह अभियान चलेगा, है ना। उसके बाद देखिए कि विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति का गठन किया। ये जलसा नामक समिति का नाम ध्यान रखेंगे और जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 1857 ईस्वी में इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुंदेलखंड। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दोआब क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान यहाँ पे देखने को मिला और 1857 ईस्वी के समय विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद इन आदि स्वतंत्र इनको कराने के बाद विद्रोही सैनिकों ने, जमींदारों ने यहाँ पे अपनी सरकारें यहाँ पे स्थापित करनी शुरू कर दी।
ठीक है। वहीं पे देखिए 1857 ईस्वी में विद्रोह का जो विस्तार है वो इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, इन सब लोकेशन पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, इन सब हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों में, कस्बों में यहाँ तक इसका विस्तार देखने को सामने आया। फिर वहीं पर समझिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जिन जिन लोकेशन पे हुआ वहाँ से इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना, नेतृत्वकर्ता कौन थे। जैसे अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, है ना। अवध के नवाब की बेगम थी बेगम हजरत महल। इनके नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हुआ और बेगम ने अपनी अल्पवयस्क पुत्र बिरसिज कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया उनकी मृत्यु के बाद, वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद, ठीक है। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया, कैंपबेल ने किया। और इस विद्रोह में कानपुर, जो कि बिठूर के प्रशासन का नाना साहेब का अधिकार था, कानपुर से नाना साहेब ने किया, ठीक है। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम को कानपुर के निकट पराजित किया और 6 दिसंबर 1857 को कानपुर कॉलिन कैंपबेल द्वारा इसको विजित कर लिया गया। वहीं पे देखिए 1857 के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजा जीना बेगम नाचने गाने वाली पेशे से संबंध रखती थी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम पूछ लिया जाता है। और पंडित सुंदरलाल की पुस्तक थी भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार बताया गया कि कानपुर पर विद्रोहियों का जो अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या की गई और विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम थी। यहाँ पे 1857 के विप्लव के पश्चात, इस विद्रोह के पश्चात बरेली के प्रशासन पर खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, रोहेला सैनिक अधिकारी ने यहाँ पे अधिकार कर लिया। और इस विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। विद्रोहियों में ये यदि कोई जवां मर्द थी तो वह झांसी की रानी थी। ये उक्त टिप्पणी जून 1858 में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनके विरुद्ध आक्रमण नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने यह स्टेटमेंट दिया, सभी सोई हुई महिलाओं में अकेली मर्द थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। किसका स्टेटमेंट है? ह्यूरोज का, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, यहाँ से नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे हैं, ठीक है। और कैप्टन नील द्वारा 1858 में, जून 1858 में इलाहाबाद पुनः अधिकार कर लिया गया, ठीक है। और 57 के विद्रोह में जो है महान योद्धा थे तात्या टोपे, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अपनी गनीमी कावा रणनीति, छापामार रणनीति जिसको बोलते हैं, इससे अंग्रेजों को भयभीत कर दिया, यानी छुप छुप के वार करना, है ना। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और शिवपुरी एवं सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़वा दिया गया। और संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश में 57 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना शुरू कर दिया, ठीक है। वहीं पे जून 1858 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में विद्रोही पूरी तरह से ये विद्रोह जो है समाप्त हो गया। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, इन्होंने एक उद्घोषणा करी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता वह स्वयं अधिकृत करती हैं। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सबको सुनाया, है ना। जो ब्रिटेन की सामग्री थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने सारा शासन अपने हाथ में ले लिया और कहा कि अब ये यहाँ का सारा शासन हमारे अंडर, हमारे गाइडेंस में चलेगा, है ना। जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे लोग हताहत थे, परेशान थे, असंतुष्ट थे, तो वहाँ पे लोगों में कुछ चेतना उजागिर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला, है ना। अंग्रेजों का एक ही मूल उद्देश्य था, उनके हितों की पूर्ति, ठीक है। आइए अब उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस, जो कि अब वाराणसी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन यहाँ पे देखने को मिलता है। विदेशी शासन की बात करें तो इसके खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में मोहम्मद कासिम नतौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही, जो देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना कर रहे हैं, और अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय, जो हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, किसने किया है? सर सैयद अहमद खान, इसके संस्थापक। कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ में कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे देखिए 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और प्रथम अधिवेशन आप लोग जानते हैं बम्बई में हुआ। इसमें शामिल थे 72 प्रतिनिधि, है ना। और उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि थे गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद,
जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास और लाला बैजनाथ। ये उत्तर प्रदेश से थे। इन 72 प्रतिनिधियों में नाम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्रश्न बनेगा, यहाँ पे मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो द्वितीय अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हो रहा है 1886 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से 5 सदस्यों का चयन किया गया। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली और नवाब राजा अली खान और मुंशी काशी प्रसाद, इन सब का चयन कर लिया गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है जी। वहीं पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद में ही हुए हैं। और अब जो कि प्रयागराज है, लखनऊ में हुआ है ना। इलाहाबाद में 1888 में अध्यक्षता रहे जॉर्ज यूले, 1892 में अध्यक्ष रहे WC बैनर्जी, 1910 में रहे अध्यक्ष सर विलियम बेडरवन, लखनऊ में अध्यक्षता कर रहे हैं रमेश चंद्र दत्त, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, ठीक है जी। शुरुआत के 4, शुरुआत के 8 लोकेशन के साथ याद रखेंगे, फिर बीच में हम लोग क्रमवार उनका अध्ययन कर सकते हैं। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, यहाँ पे लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों में उत्तर प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यहाँ पे हुए। 1905 में आप देखेंगे बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। 1925 में कानपुर में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। 1925 एकमात्र मतलब पहली भारतीय महिला जो यहाँ की अध्यक्षता कर रही हैं, भारतीय महिला सरोजनी नायडू। अगर पूछा जाए पहली महिला कौन थी तो एनी बेसेंट, नाम प्रश्न के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1940 में मेरठ में अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य जेबी कृपलानी, इनकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए 1888 ईस्वी में प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। और वहीं पे बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, कांग्रेस के विरोधी अंग्रेजों के ये पक्षधर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हो रहा है और इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता भी सामने देखने को आता है। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार, नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए उत्तर प्रदेश, जिसका तत्कालीन नाम पहले संयुक्त प्रांत था, जानते हैं आप लोग। कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन हो रहा है 1908 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित हो रहा है और उपयुक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, है ना। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है ये। उसके बाद मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन की बात करें तो महात्मा गांधी ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन यहाँ पे प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप आधुनिक भारत के इतिहास में खंड पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और एक अलग से सेक्शन पढ़ते हैं जिसमें देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट्स। तो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हो रही है, जिसका 3 चरणों में अध्ययन किया जाता है, जिसमें उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, है ना, गांधीवादी चरण, ये देखने को मिलता है। और उसी के मध्य कहीं ना कहीं क्रांतिवादी चरण भी देखने को मिलता है, जहाँ पे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इस तरीके के क्रांतिकारी यहाँ पे देखने को आते हैं, है ना। यानी क्रांतिकारी मतलब ऐसा नहीं कि कोई आक्रमण किया जा रहा है, एक व्यापक परिवर्तन की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर रहे। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे अक्टूबर 1921 में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है और ब्रिटेन के युवराज थे इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लेते हैं। और जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। और 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगाई, उसको घेर कर जला दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को इससे पूर्व ही असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। कई बार प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया किसके विरुद्ध में, तो चौरी चौरा कांड हो गया था, इसके चलते असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्ता को काशी विद्यापीठ की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। अगस्त 1928 में लखनऊ में राजा महमूदाबाद के भव्य महल में बाग में सर्वदलीय सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन लखनऊ में इसका बहिष्कार कर रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट आप लोग अपने टॉपिक से रिलेट करेंगे जो आधुनिक भारत का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना कर रहे हैं? स्वराज पार्टी की। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं CR दास, चित्तरंजन दास कर रहे हैं, और महासचिव इसमें निकल के आते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में हो रहा है कानपुर में। ठीक है जी। 1925 में ही जो कानपुर अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू वहाँ पे अध्यक्षता कर रही है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद सितंबर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार थे सत्यभक्त, इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और प्रताप एवं प्रभु की बोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर से छपने वाले अखबार यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश किसान सभा की यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं। बाबा रामचंद्र की बात करें तो 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कौन कर रहे हैं? गौरीशंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। फैक्चुअल पॉइंट है, नाम ध्यान रखेंगे। प्रश्न कैसे होगा, कौन सा इनमें नहीं है, तो नहीं वाला पॉइंट आपको सतर्क होकर करना होता है। अब देखिए संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र जो है 1920-22 में मध्य किसानों के बीच चले एकल आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहा है। और यह आंदोलन सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक ये फैला हुआ था। और ये जो उपयुक्त आंदोलन रहा, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखा जाए और जमींदारों के शोषण का इसमें विरोध किया जाए। और इस आंदोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग ये करते थे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ठीक है। वहीं पे बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, यहाँ पे करबंदी आंदोलन का भी नेतृत्व किया। करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। वहीं पे बात करें, इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी थे यहाँ पे। और 1924 में 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इस संगठन में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये इत्यादि इसमें क्रांतिकारी शामिल होते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर यहाँ पे सरकारी खजाने को लूट लिया गया। एक होमवर्क दे रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा कि अब काकोरी कांड जो हुआ था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, वो क्या किया गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इनको फांसी, राम प्रसाद खत्री और मन्नाथ गुप्त दीर्घकालीन कारावास का दंड इसमें दे दिया गया। फांसी की सज़ा किसको दी जा रही है ये ध्यान रखें, और दीर्घकालीन कारावास किसको दिया जा रहा है ये ध्यान रखें। ठीक है जी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जो कि अयोध्या में है, रोशन सिंह नैनी को, इनको नैनी इलाहाबाद, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में इनको फांसी दी गई अलग अलग लोकेशन पे। तो यहाँ से आपको मिलान करने के लिए प्रश्न दे दिया जाएगा कि भाई इनको कहाँ कहाँ फांसी दी जा रही है, मिलान कीजिए, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानुगुप्त ने लड़ा, ध्यान रखेंगे नाम इनका, श्रीगुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ पे। 1928 में फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, भगत सिंह की सलाह पर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इस क्रांतिकारी संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें का नाम कर दिया गया। और इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है जी। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, अल्फ्रेड पार्क जो कि वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से नाम से प्रचलित है, यहाँ पे पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। इनका कहना था कि पुलिस मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकती, एक गोली बचती है और फाइनली स्वयं को वो गोली मार देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्रांतिकारी हैं शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जयदेव कपूर, सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1926 में 1926 में चुनावों में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद देखिए 1937 के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे, जिसमें मुस्लिम लीग है 29, स्वतंत्र उम्मीदवार इसमें 24, कांग्रेस 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा जिसमें 7 हैं, और नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध जिसमें 3 सीटें यहाँ देखने को मिलती हैं।
ठीक है। उसके बाद ये जो निर्वाचन हुआ इसमें 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों को प्राप्त स्थान कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। कांग्रेस 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी 6 हैं और नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी 9, लिबरल पार्टी 1, स्वतंत्र उम्मीदवार इसमें 14 देखने को मिलते हैं। वहीं पे 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार भी यहाँ पे गठित कर दी। उसके बाद संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के लिए समर्थक बन गए। और चौधरी खली कुजमा जिन्होंने 12 मई 1937 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और संयुक्त प्रांत में फाइनली इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता के रूप में ही सामने निकल के आए। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री बने और संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ कहीं ना कहीं काश्तकारों की समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया। जो विषय आपने पढ़े हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत का इतिहास, उन सब से आपको इसको रिलेट करना है ना। कुछ पॉइंट आपको ऐसे लगेंगे कि हम लोग इस पॉइंट को समझ रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको अपने विषय से आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है जी, कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट जोड़ना है उसके अनुसार आप लोग अपने जो अध्ययन सामग्री आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हैं जिसमें हम लोग मेन विषय को आधार बना के समझ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है जी। अब देखिए, अक्टूबर 1939 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के समर्थन में शामिल करने का कारण जो है, संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्यागपत्र दे दिया। ठीक है जी, 1939 में। उसके बाद संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य इन्होंने किया है। फिर अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे संपूर्णानंद, इन्होंने बनारस से भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों एवं भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, पर एक पर्चा प्रकाशित यहाँ पे किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये फाइनली मिलके कर रहे हैं। वहीं पे बात करें 1936 में लखनऊ में प्रोफेसर एन जी रंगा हैं, इंदुलाल याज्ञिक हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बनते हैं एवं प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा कर दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके कौन है संस्थापक? मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय, नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। 9 अप्रैल 1938 में गांधी जी ने घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा एवं मैनपुरी जिलों को यहाँ पे चुन लिया फाइनली। और 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है जी यहाँ तक? उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में बंदी बना लिया गया, पूना के आगा खां महल। फिर 16 अगस्त 1942 को संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जनसंघर्ष छिड़ गया और परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। चित्तू पांडे कई बार नाम आता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का यहाँ पे गठन गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में सामने आते हैं, है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करें तो यहाँ पे इसका क्रमिक विकास आप लोग देख पाएंगे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था अंग्रेजी राज्य की स्थापना के दौरान। फिर 1833 में अधिनियम के तहत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया और इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया। उसके बाद इसी क्रम में 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और 1858 में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी में देखेंगे आप लोग अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा और अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा।
उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय बना दिया गया इलाहाबाद, ठीक है जी, इलाहाबाद बना दिया गया। 1877 में इन दोनों प्रांतों का एकीकरण, इस प्रांत का नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, और आगरा और अवध यहाँ पे फाइनली कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध संयुक्त प्रांत रखा गया। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का नाम किस तरीके से बदल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई, जो आज की डेट में प्रशासनिक राजधानी है। और इलाहाबाद क्या है, न्यायिक राजधानी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा, साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की भी स्थापना कर दी गई, जो आज भी विद्यमान है। 1935 तक प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के लिए क्या हुआ, लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। यानी तब से 1935 से उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ ही है। अभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही, आप जानते हैं। न्यायिक राजधानी तो आप ध्यान रखेंगे, न्यायिक राजधानी कौन है, इलाहाबाद। अब देखिए 1937 में 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके मात्र संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से इसका नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 यही वो दिन था जब 24 जनवरी को पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। और 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही ये भारत गणतंत्र का एक राज्य बन गया। समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट है। उसके बाद समझिए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित कर भारत गणराज्य के तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन कर दिया गया और 13 जिलों के साथ उत्तराखंड का गठन कर दिया गया 9 नवंबर वर्ष 2000 में। ठीक है जी, तो ये था मामला आपका पूरा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हैं स्थापत्य कला, मंदिर कला, मूर्ति कला, कोई नृत्य है, लोक नृत्य है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। और कला एवं संस्कृति कोई अलग से विषय नहीं है, इसी के अंतर्गत ही है जो आप लोगों ने देखा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, उसी के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, आपके नेक्स्ट पेज के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से बात की जाए तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समन्वय की परंपरा हमेशा देखने को मिली है, जहां हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जैन, सिख, सनातन, ये सभी धर्म के अनुयायी एक साथ रहते हैं। एक दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन को प्रभावित एवं समृद्ध करते हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक देखी जा सकती है और 15वीं शताब्दी के आरंभ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की पंचमहल, सिकंदरा में अकबर के मकबरे, सभी बौद्ध विहारों, इन सब की झलक भी देखने को मिलती है ना। आगरा के दीवाने खास, विष्णु के सिंहासन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, मजार, सर्पिल ब्रेकरेट, जैन प्रभाव की झलक, ये सब यहाँ पे देखने को आती है। वहीं पे बात करें हिंदू वास्तुकला की तो इसकी पहचान कमल, कलश, जंजीर, घंटा, ये सब सीकरी में देखे जा सकते हैं। और ताजमहल के गुंबद अरब, ईरानी, तुर्क गुंबदों से कहीं ना कहीं भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रतिकृति भी प्रतीत करते हैं। ठीक है जी, अब वहीं पे देखिए संगीत में बात करें तो अमीर खुसरो ने त्रिरत्न वीणा पखावज के नए संस्करण, सितार और तबला यहाँ पे दिए। और हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल, अनेक नई प्रवृत्तियाँ भी समायोजित करी। कथक की बात करें भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ, लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनव के भी रंग भरे, यहाँ पे ये पॉइंट देखने को आते हैं। संगीत कला की बात करें, संगीत कला देखिए आप वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, वैदिक काल में पढ़ते हैं, जिसमें वेदों का अध्ययन करते हैं। एक वेद आता है सामवेद जो कि संगीत से संबंध रखता है और संगीत के सारे सुर, 7 सुर कहीं ना कहीं वहीं देखने को मिलते हैं। जब आप लोग अध्ययन करते हैं तो ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पे कवर करने चाहिए, वही करने होते हैं। देखिए प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उत्तर भारत के संगीतज्ञों की एक बाइबल माना जाता है ना। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों का जन्म दिया है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना कौन कर रहे हैं? महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिसका मुख्य विषय था कृष्ण लीला। ठीक है, वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन मध्यों से अर्चना पद्धति के रूप में यहाँ पे प्रचलित किया। ये जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, इसको 5वें वेद की भी संज्ञा दी गई है, ध्यान रखेंगे, इसको 5वें वेद की भी संज्ञा दी गई है, 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। और 4 वेद आप यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, पांचवें वेद की संज्ञा दी जा रही है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। और इसी में शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकारों को बताया गया है। यानी इसी पांचवें वेद में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी बताई गई है? 8। ये शास्त्रीय नृत्य कई बार परीक्षा में आते हैं, मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ। असम की बात करें तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे असम से नीचे आप एंटर करेंगे तो मणिपुर देखेंगे, तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, जो मैं बोला नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य देखने को आता है ओडिसी, ठीक है जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यूपी। उत्तर प्रदेश का कथक आप लोग जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश का कथक है ना। 5वां पॉइंट, आप आंध्र प्रदेश की बात करें, एपी से डिनोट कर दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे है कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। 6ठे नंबर पे बात करें तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ठीक है। 7वें नंबर पे बात करें केरल, तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं। एक है आपका मोहिनीअट्टम और एक है कथकली, ठीक है जी। 8 का 8 ध्यान रखने हैं। कोई भी एक रैंडमली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई सतरिया नृत्य किस राज्य का है, तो असम। कैसा भी प्रश्न, कथकली, केरल, मोहिनीअट्टम, जो भी पूछे, केरल, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन देखने को मिलता है। आइए आगे बात करें। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में बात करें तो अष्टप्रहर उपासना, इसका विशेष प्रचलन देखने को मिलता है। और वल्लभाचार्य के पुत्र और शिष्य विट्ठलनाथ ये कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की भी स्थापना कर रहे हैं, है ना। अब अष्टछाप कवि में शामिल कौन कौन है, ये नाम आपको ध्यान रखने, कई बार प्रश्न आता है। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, है ना, कुंभन दास, उसके बाद 5वां चतुर्भुज दास, 6ठा शीत स्वामी, 7वां गोविंद स्वामी, 8वां कृष्णदास, ठीक है जी। तो ये 8 अष्टछाप कवि हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की बंसी का अवतार भी माना जाता है। और हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध भी किया है। सखी निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने कैलीमाल तथा अष्टदश पदों की रचना की है, जिसमें उन्होंने कैलीमाल 110 पदों का राग भी इसमें इन्होंने विभाजित किया है, ठीक है। स्वामी हरिदास की बात करें, स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बानी का प्रवर्तक भी मानते हैं। और उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन, अर्चना पद्धति, श्री गणेश, हरिदास तानसेन के गुरु जो अकबर के समकालीन थे, इन सब का वर्णन कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है। ग्रंथ की बात करें तो नाथ विनोद, जो कि स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखते हैं बैजू, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सोरसेन। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग ये पॉइंट, ठीक है। तानसेन की बात करें तो अकबर के दरबार में रहते थे, तथा इन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी यहाँ पे, है ना। स्वामी हरिदास ध्रुपद गायकी शैली गोबर हार थी यहाँ पे। और स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा, मेघराज, गोपाल नायक, इन सब का मालकौंस रंग, इनमें सिद्धि शक्ति इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं प्राप्त की। हरिदास जयंती की बात करें तो समारोह एवं ध्रुपद मेला भद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष यहाँ पे होता है, और जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र यहाँ पे ध्यान रखने हैं। बांके बिहारी का मंदिर, जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन प्राप्त हुए, ठीक है। दूसरा निधिवन, स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम, स्वामी जी की समाधि स्थल है। वहीं पे गोरेलाल का मंदिर, स्वामी जी की शिष्य परंपरा नरहरि देव की उपास्य हैं। श्री उपासिक बिहारी, स्वामी रसिक देव के ठाकुर। उसके बाद टटिया या थट्टी स्थान, जहाँ पे स्वामी ललित मोहनी देव द्वारा ये स्थापित किया गया है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हो रहा है, पटियाली गांव में हो रहा है, 1253 में हुआ है, ठीक है। और खुसरो ने ईरानी शैली के तहत जो है कव्वाली, तराना, कोलकलबाना, नक्सेगलू और आदि शैलियों का यहाँ पे प्रचलन किया। खुसरो को तबला सितार वादों का आविष्कारक का श्रेय भी दिया जाता है ना। खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली और ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से भी लोकप्रिय हो गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ख्याल गायन शैली के बाद ध्रुपद का स्थान ले लिया इन्होंने। और बिलावल सप्तक आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को 2 भिन्न
गायन वादन पद्धतियों में भी विभाजित कर उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति और वाराणसी की सितारा देवी अलकनंदा देवी ने कथक नृत्यों के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त करी। अभी हाल ही में कथक नृत्य के बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न आपके सामने देखने को आ सकते हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। आइए, प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं मिर्जापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र, ये वाराणसी आकर यहाँ पे बस गए फाइनली। और अकबर अली खां, शादे खां, रसूलन बाई, चित्राबाई, इमामबादी, ये वाराणसी के टप्पा गायन शैली को इन्होंने समृद्ध किया। रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली, तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक शैली, उस्ताद वजीर अली खां, ये इनके शिष्य थे। ठीक है, बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य थे कोदौ सिंह, जो कि पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदादीन हैं। वाजिद अली शाह की रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते हुए कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते थे। बिंदादीन की बात करें, इनके अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अभी हाल ही में निधन हुआ इनका, लखनऊ कथक शैली को एक नई दिशा इन्होंने यहाँ पे दी। लखनऊ घराने की बात करें, देखिए अब यहाँ पे घरानों की बात करें अगर, तो ये घराने संगीत से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग घराने हैं। इनके संदर्भ में कुछ पॉइंट मैं चाहूँगा आप लोग ध्यान रखें। जैसे लखनऊ घराने की बात करें तो मोदू खां, बख्शूर खां, ये तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात ये कर रहे हैं। मोदू खां के शिष्य हैं राम सहाय बनारस, जो कि बनारस बाज घराने से प्रबंध रखते हैं। आगरा घराने की अगर बात करें तो आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था, है ना। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। आगरा घराने का सूत्रपात्र श्याम रंग, सरसा रंग इनसे जाना जाता है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जानते हैं। इस घराने के अद्वितीय गायक हैं उस्ताद फैयज खां, है ना। आगरा घराने की उत्पत्ति की बात करें तो खुदा बख्श इनसे मानी जाती है। आगरा घराने के प्रमुख संगीतकार हैं गद्दे, खुदा बख्श, शेर खां, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खां, उसके बाद कल्लन खां जिसको बोलते हैं, इमदाद खां, हमीद खां, विलायत हुसैन खां और फयाज खां आदि। इसके संदर्भ में ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सहारनपुर घराने की बात करें तो सहारनपुर घराने के प्रवर्तक हैं खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत, जो कि गायन के अतिरिक्त कहीं ना कहीं बीन, रबाब, सितार इन सब का भी वादन करते हैं। सहारनपुर के बहराम खां, जो कि पंडित की उपाधि इनको दी गई। और कुछ अन्य घराने, जो कुछ फैक्चुअल पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, इनायत हुसैन खां को सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अतरौली घराने के चांद खां, काले खां ध्रुपद धमार गायन के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक छोटा सा होमवर्क, लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। किस घराने से संबंध रखती थी? किस घराने से संबंध रखती थी, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये आपके पास मैप आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे उत्सव और महोत्सव के बारे में चर्चा की गई है। ये कुछ इंडिविजुअल नेम है जो आप लोग मैप के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे देखिए, अलीगढ़ घराने की बात करें तो इसका आरंभ जोधे खां से माना जाता है और दिल्ली दरबार से आकर फाइनली ये खुर्जा में आके बस जा रहे हैं। इस घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक हैं। और मथुरा के काले खां, ये जो कि इनको सरापिया नाम से जाना जाता है, ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद और कई सारी रचनाओं के ये जो आज भी प्रचलित हैं उनके प्रवर्तक माने जाते हैं। इटावा की बात करें तो इटावा के उस्ताद इनायत खां हैं। गौरीपुर रियासत में बस जाने के कारण इनको सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। कुछ संगीत समीक्षक इस परंपरा को किराना घराने के अंतर्गत भी मानते हैं। बाज एक नाम अनेक, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत खां इटावा संगीत परंपरा को ये समृद्ध कर रहे हैं। उसके बाद कासगंज के ख्वाजा बख्श
श्रेष्ठ गायक होने के साथ साथ प्रसिद्ध सितार वादक भी थे ये, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। शाहजहांपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि रहा है और इस घराने के उस्ताद कासिम अली शिष्य हैं इंसाफ अली रबाबिया और इनायत अली खां। ये कहीं ना कहीं सरोदिया अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले और ज़िले आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे। हो सकता है मैप आपके लिए विजिबल ना देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से, तो जो बुक आप लोग लिए हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखते हुए इंडिविजुअल लोकेशन को जरूर हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ से मेले आपको अवश्य रूप में देखने को मिल सकते हैं किस ज़िले में हैं। आइए, मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां, ये बम्बई के भिंडी बाजार घराने से लोकप्रिय गायकी परंपरा शुरू हुए हैं। लता मंगेशकर इसी घराने के अमान अली खां से संगीत शिक्षा प्राप्त की। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर यहीं पे है। लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है? भिंडी बाजार घराने से है। उत्तर मिल गया है, लेकिन उम्मीद करूंगा आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तब तक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने इस प्रकार हैं: आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, सहारनपुर, अतरौली और किराना घराना। ठीक है जी। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक हैं और बांसुरी वादक कौन कौन हैं? यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अभी स्वर्गीय हो गए हैं, हरि प्रसाद चौरसिया ये आपके बांसुरी वादक हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें, भारतीय जन नाट्य संघ ये कहाँ है? आगरा में। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद। यायावर लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेहरू बाल भवन प्रयागराज। अभिनव ज्योति वाराणसी। स्वास्तिक मथुरा। रूपांतरण की बात की जाए तो गोरखपुर। मिस्री नाट्यम की बात की जाए तो वाराणसी। और मिर्जापुर यानी माध्यम नाट्य संस्थान आपका गाजीपुर। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका जो है 1953-54 में भारतीय जन नाट्य संघ जो कि इप्टा के नाम से जानी जा रही है, आगरा ने रंगमंच शीर्षक नाम से प्रकाशित की, जो कि बाद में अभिनव के नाम से जानी जाती है। ठीक है जी। प्रमुख संस्कृति कर्मी की बात की जाए तो इसकी शाखा बंदोपाध्याय वर्ष 2001 में त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा का संपादन यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साहित्यकार एवं साहित्यकार। इसके संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि साहित्य और साहित्यकार कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कई सारे पॉइंट आप अपनी बुक में देखेंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन की बात की जाए तो इसका अग्रणी केंद्र है आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। और मासिक कथा साहित्य की बात की जाए तो घटा, इसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? आगरा से हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, वाराणसी से प्रकाशित होने वाली प्रमुख मासिक कथा साहित्य हिंदी प्रचारक और नागिन है। ठीक है जी। वहीं पे मासिक कथा साहित्य की बात करें तो नवोदय, इसका प्रकाशन शुद्ध हिंदी में कहाँ से होता है? बरेली से होता है। ठीक है जी। साखी, सबद, रमैनी ये कबीरदास की प्रमुख कृतियाँ हैं। बानी जो कि नामक फुटकल छंदों की रचना किसने करी है? रैदास ने करी है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खान, नाम ध्यान रखेंगे। भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, भारत हिंदू, हरिश्चंद्र की रचना है, जिसके संदर्भ में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने ही किया है। उसके बाद हटी हमीर की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र की नाट्य रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास इनकी कविताएं लिखी हुई हैं और तुलसीदास को कवियों का कवि कहा जाता है, तुलसीदास। ठीक है जी। राजा लक्ष्मण सिंह को शकुंतला का अनुवाद संस्कृत में इन्होंने संस्कृत से हिंदी में कर दिया, यहाँ पे ध्यान रखें। और मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सब मुंशी प्रेमचंद की ही कहीं ना कहीं इनके प्रमुख उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अपनी कृतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों को प्रोत्साहित करने वाले के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। ये फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये रचनाएं रचित हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया है, बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद जगदीश नारायण श्रीवास्तव की बात करें तो इनकी पुस्तक है उपन्यास की शर्त, तथा नेमीचंद जैन की पुस्तक की बात करें तो वो है अधूरे साक्षात्कार। ठीक है जी। प्यासा निर्झर, ये पंडित नरेंद्र शंकर की कृति है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं असरार उल हसन खान, ये मजरू सुल्तानपुरी जो कि 1993 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको प्राप्त किया गया है।
अब जो साहित्यकार आप देख रहे हैं, हिंदी विषय का अध्ययन आप लोग करते हैं, उसमें आपको भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ना होता है, तो वहाँ पे रचना और रचनाकार के बारे में प्रश्न आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो ये रचनाकार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हिंदी भाषा, साहित्य और साहित्यकार इनकी रचना से संबंध रखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर मानव स्वास्थ्य के लिए ज्ञान प्रदान करने हेतु आरोग्य 1957 में, इसका प्रकाशन गोरखपुर से, आयुर्वेद संदेश 1967 में, प्राकृतिक जीवन 1991, ये लखनऊ से, तथा आपका स्वास्थ्य ये वाराणसी से इसका प्रकाशन होता आ रहा है। वहीं पे प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है कल्याण, इसका प्रकाशन गोरखपुर से हो रहा है, इसके प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक पत्र की बात करें, जो कि माया का प्रकाशन प्रयागराज से हो रहा है, जबकि पांच जन्य एवं अवकाश का प्रकाशन क्रमशः लखनऊ और वाराणसी से होता है। हिंडोला उद्वस्तक और गंगावतरण और विष्णु लहरी जगन्नाथ रत्नाकर की ये प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। श्री संपूर्णानंद की रचनाएं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत का देसी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी, समाजवाद, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपने संस्मरण व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को वर्ष 2013 में व्यास सम्मान से, 2014 में मूर्ति देवी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है सुमित्रानंदन पंत, 1968 में इनको ये पुरस्कार यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो आप लोग पुरस्कार पढ़ते हैं हिंदी भाषा के क्षेत्र में, एक है के बिरला फाउंडेशन, जिसके द्वारा कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यास सम्मान है ना, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी, ये सारे आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं केदारनाथ सिंह, 2013 में ज्ञानपीठ सम्मान से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको दिया गया। केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचना की बात करें, बिल्कुल अभी ये इनकी रचना है, जमीन पक रही है ना, यहाँ से देखो बाघ, अकाल में सारस, सृष्टि का पहरा, मेरे समय के शब्द, ये सब कहीं ना कहीं इनकी रचनाएं हैं। कल्पना और छायावाद, ये इनकी रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की बात करें, जो कि आपके उत्तर प्रदेश इतिहास में, जो कि पेज नंबर 114 से लेकर 136 तक है, उसके लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, ध्यान से समझें। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। 1845 ईस्वी में बात करें तो वाराणसी से प्रकाशित यह साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों में देवनागरी लिपि में ये पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित कराया और भाषा उर्दू में इसको मिश्रित हिंदी में संकलित कर दिया। 1850 वाराणसी से सुधाकर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकला। 1852 में आगरा से प्रकाशित बुद्धि प्रकाश भाषा और शैली की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिलता है। साप्ताहिक पत्र की बात करें तो सर्वहितकारक का प्रकाशन 1855 में आगरा से हो रहा है और हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में इसमें संकलित है और हिंदी ही इसकी मुख्य भाषा मानी जाती है। इसके संपादक है शिव नारायण, ठीक है जी। 1861 में आगरा से सरोपकार कारक ज्ञान प्रकाश और 1865 में इटावा से प्रजाहित का प्रकाशन हो रहा है। 13 जून 1857 को प्रेस संबंधी गैंगिंग एक्ट जो कि लाइसेंसिंग एक्ट ये लागू हो रहा है और सूरज प्रकाश इसके संपादक हैं। गणेश लाल का प्रकाशन आगरा से ये होता आ रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। वहीं पे देखें लोकमित्र का प्रकाशन कब हो रहा है, 1 जनवरी 1863 को ये आगरा से हो रहा है। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था जो कि शुद्ध हिंदी में छपता था। 1864 में आगरा से प्रकाशित हो रहा है भारत खंडामृत, इसका उर्दू नाम है अबो हयात, उर्दू नाम ध्यान रखेंगे, जिसके संपादक हैं पंडित वंशीधर वाजपेयी। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचारक तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है 1865 में बरेली में हो रहा है, ठीक है जी। इसके संपादक गुलाब शंकर हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका ध्यान रखेंगे। 1867 पंडित पूर्णचंद्र के संपादकत्व हैं सर्वजन कारक तथा धर्म प्रकाश, इनका प्रकाशन ज्वाला प्रसाद के संपादकत्व में आगरा से ये हो रहा है। 1890 की बात करें तो धर्म प्रकाश का प्रकाशन हिंदी उर्दू संस्कृत रुड़की से हो रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके अपने सहयोगियों से एक मंडल का ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको गति दे रहे हैं, भारतेंदु मंडल बना रहे हैं, जिससे हिंदी पत्रकारिता को विकास में गति भी मिल सके। केशव चंद्र सेन की बात करें तो बरेली से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश पत्र निकाल रहे हैं। मुंशी बख्तियार सिंह मासिक पत्र, आर्य दर्पण, आगरा अखबार, इन सब का प्रकाशन यहाँ से ये करवा रहे हैं। वहीं पे शाहजहाँपुर और आगरा से भी इसका प्रकाशन हो रहा है। भारत पत्रिका लखनऊ से हिंदी उर्दू में छपती आ रही है और इसे अवध के ताल्लुकेदारों के संस्था के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से भी इसको निकाला गया है। अब यहाँ पे जरा समझिए
पत्रकारिता और साहित्य के संदर्भ में यहाँ पे जरा देखें कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बात करेंगे, उसकी तरफ रुख करेंगे। आप जरा समझें, यहाँ पे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनकी स्थिति, अधिसूचना, वर्ष, स्थापना यहाँ दिया हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद में ही 1887 में हो रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो वाराणसी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय ये अमेठी में है, ठीक है। इसकी स्थापना हेतु 2013 में अधिनियम भी पारित हुआ है। रानी लक्ष्मी केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये झांसी में है, ठीक है जी, 2014 में। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में स्थापित हो रहा है। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव की बात करें कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1974, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है मेरठ 2000 में स्थापित हुआ है। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो बांदा में वर्ष 2010 में हुआ है, ठीक है। सेम हिंगटबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में 2016 में हुआ है। और इसका पूर्ण नाम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्ष 2000 में यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का भी इसको दर्जा दिया गया है। कुछ उर्दू पत्रकारिता की बात करें जहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, भारत में उर्दू का पहला अखबार आता है जाम ए जहानुमा, है ना। इसका प्रकाशन 1822 में कलकत्ता में हो रहा है, जो कि अब कहीं ना कहीं कोलकाता है। इसके संपादक हैं सदा सुखनाथ, उत्तर प्रदेश की जिला मिर्जापुर के रहने वाले ये यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आ रहा है उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के अनुसार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सिवेंक हैं 1848 में। सरदुल अखबार नाम से आगरा से ही ये प्रकाशित कर रहे हैं और यह सहकारिता के आधार पर ये निकाला गया पहला अखबार था। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार निकाल रहे हैं, है ना, जिसका नाम है बनारस अखबार, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौमी ऐलान, कौमी खबरें, इकदाम, जहीद अमल, सहाफत, है ना, उस तरीके से देखें। अनवारे कौम जो कि लखनऊ से है, आवाज़े मुल्क जो कि वाराणसी, सियासत जहीद जो कि कानपुर, ये सब यहाँ पे कहीं ना कहीं उर्दू दैनिक प्रकाशित यहाँ पे होते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था गाइस आप लोगों का उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में सारा मामला जो हम लोगों ने देखा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बात करी, बाकी बुकलेट में जो बुकलेट आप लोग लिए हुए हैं वहाँ पे आप लोग इसको और डिटेलिंग में देख सकते हैं। जैसे कुछ ग्राफ हैं, कुछ मैप के माध्यम से दिखाया गया जो आपको यहाँ पे हो सकता है विजिबल ना हो, अपने बुकलेट में आप लोग उसको देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।